तेलंगाना पुलिस के सामने आज देश के सबसे बड़े नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। देवजी, संग्राम, दामोदर और गगन्ना जैसे 4 बड़े नक्सली तेलंगाना पुलिस के सामने आज सरेंडर किए हैं। इन नक्सलियों को लेकर तेलंगाना पुलिस ने विस्तृत जानकारी साझा की है। आखिर वो जानकारी क्या है इन नक्सलियों को लेकर, इसको लेकर हम संजय भैया से बात करते हैं। भैया, आज तेलंगाना पुलिस के सामने 4 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। इसके बाद लगभग नक्सलवाद समाप्त माना जा रहा है। पुलिस ने कुछ जानकारी साझा की है उन नक्सलियों को लेकर, आखिर ये क्या है जानकारी? देखिए, जिस सरेंडर की चर्चा लगातार थी, हमने इस पिछले 2 दिनों से हम लगातार इस बारे में बात कर रहे थे। वो सरेंडर आखिरकार आज तेलंगाना पुलिस के सामने हो गया। इसे देश का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा नक्सल समर्पण कहा जा रहा है, संख्या के आधार पर नहीं। इससे पहले हमने देखा है कि 60 नक्सलियों के साथ वेणुगोपाल राव गढ़चिरौली में सरेंडर कर चुके हैं। 210 नक्सलियों के साथ रुपेश जो है बस्तर में समर्पण कर चुके हैं। लेकिन अगर आप इन नक्सलियों के कद को देखेंगे, इनके पद को देखेंगे नक्सल संगठन में, तो ये नज़र आता है कि ये अब तक के इतिहास का और जिस दौर में नक्सल संगठन है, उस आधार पर ये सबसे महत्वपूर्ण समर्पण है। क्योंकि देवजी, जो कि फिलहाल नक्सल संगठन का प्रमुख था, हालांकि उसे ऑफिशियली अभी तक महासचिव नहीं बनाया गया, लेकिन क्योंकि अब उस दौड़ में और कोई भी नहीं था, ऐसे में माना जाता है कि फिलहाल वही नक्सल संगठन की कमान संभाले हुए था। दूसरा नाम है संग्राम का। संग्राम भी सीसी मेंबर था और उसे 2007 में ही पोलित ब्यूरो मेंबर बना लिया गया था। हालांकि फिर वो जेल चले गया, तो इसलिए उसके पास से वो पद जो है वापस ले लिया गया। दामोदर तेलंगाना स्टेट कमेटी का सेक्रेटरी था और गगन्ना जो है वो बटालियन नंबर 1 का इंचार्ज था। मतलब बस्तर में रहते हुए उसने, जो आज हम बटालियन देखते हैं जिसे हिड़मा लीड करता था, जिसे देवा लीड करता था, उस बटालियन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, उस बटालियन के जो लड़ाके हैं, लगभग 150 से 200 लड़ाके जो थे, उन्हें क्या शिक्षा दी जाएगी संगठन से जुड़ी, ये सब कुछ तय करता था गगन्ना। तो यही वजह है, नरसिम्हा रेड्डी जिसका नाम है, यही वजह है कि ये 4 माओवादियों के समर्पण को आज बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और कल या परसों तक हो सकता है कि तेलंगाना ने एक बार फिर से वहाँ लगभग 50 से 60 नक्सलियों का एक और समर्पण वो दिखाएंगे। ये नक्सली, ऐसी जानकारी है कि उनके पास पहुंच चुके हैं। लेकिन क्योंकि आज तेलंगाना सरकार को, तेलंगाना पुलिस को देवजी और उसके साथियों पर ही फोकस रखना था, यही वजह है कि उन्होंने एक बल्क संख्या नहीं दिखाई, बल्कि स्टेज पर इन 4 माओवादियों को बैठाया और इन 4 माओवादियों को बैठाकर वहाँ इस समर्पण को मीडिया के सामने शो किया। तो फिलहाल वो तस्वीरें सभी के सामने आई हैं, इस बारे में आगे बात करते हैं। भैया, एक चीज़ और इसमें है कि सरेंडर के बाद जो है देवजी ने कुछ माइक से कह रहे हैं, वो जो है अपनी जिस तरीके से होता है बात करते हैं, तो मीडिया से वो कुछ कह रहे हैं, हालांकि वो तेलुगु में है। वो क्या कह रहे हैं? हाँ, तो ये जो क्योंकि देवजी के बारे में हम बात कर रहे हैं, थिप्परी तिरुपति इनका नाम है। और क्योंकि वो पोलित ब्यूरो सदस्य हैं, 44 साल से वो नक्सल संगठन में शामिल थे। लगभग उनकी उम्र जो है वो 62 से 64 साल के आसपास कुछ बताई जाती है। अलग अलग दस्तावेज अलग अलग उनकी उम्र बताते हैं। 44 साल एक व्यक्ति ने अपने नक्सल संगठन में दिए और उसका कद लगातार संगठन में बढ़ता गया। देवजी के बारे में एक प्रोफाइल पहले मैं बताता हूँ, उसके बाद उन्होंने क्या कहा है इस बारे में बात करते हैं। हालांकि उन्होंने कहा जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने ये इशारा किया है कि आने वाले वक्त में वो पॉलिटिक्स में जा सकते हैं और उसका रास्ता जो है उनके लिए अब खुला हुआ है और पॉलिटिक्स में जाकर वो जनता की लड़ाई जो है लड़ने की बात कहते हैं। लेकिन कौन है देवजी, इस बारे में बात करते हैं। थिप्परी तिरुपति, जिसे देवजी रमेश संजीव चेतन कुम्मादारा के नाम से जाना जाता था, ये नक्सल संगठन का सीसी मेंबर और पोलित ब्यूरो मेंबर है। साथ ही ये सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का इंचार्ज है। नक्सलियों ने अपने संगठन को 2 हिस्सों में बांट के रखा है। एक है उनका पॉलिटिकल विंग, क्योंकि नक्सल संगठन यानी कि सीपीआई माओवादी पार्टी जो है, नक्सली इसे पॉलिटिकल पार्टी ही कहते हैं, भले ही सरकार ने इस पर बैन लगा दिया हो। तो ऐसे में एक उनका पॉलिटिकल विंग है जो उनकी जनताना सरकार तैयार करता है, यानी कि उनका ग्राउंड बेस तैयार करता है। लेकिन उनकी खुद की एक आर्मी भी है जिसे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन लीड करता है, तो उसका ये इंचार्ज था। ऐसे में जितने भी नक्सली हथियार लेके जंगलों में आपको घूमते नजर आते हैं, वो सीधे तौर पे देवजी को रिपोर्ट करते थे। चाहे हिड़मा देवा या किसी भी नक्सली की आप बात करें जो हथियार लेके आज घूम रहा है या मिलिट्री के विंग का उनका हिस्सा है, वो देवजी को रिपोर्ट करता था। अब इसका नक्सल संगठन में कद कैसा बढ़ा, इस बारे में पुलिस ने बहुत जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि इसकी पत्नी थी अरिके जैनी। ये इससे 1991 में देवजी का विवाह होता है। इसके बाद ये लगातार अपना इसका भी कद बढ़ते जाता है। ये आरसीएम
बनती है, यानी कि रीजनल कमेटी मेंबर बनती है, लेकिन साल 2020 में गढ़चिरौली में एक एनकाउंटर में ये मारी जाती है। जो देवजी है उसकी 5वीं तक की शिक्षा जो है वो प्राइवेट स्कूल में हुई। इसके बाद आगे की जो इसकी एजुकेशन है वो एक सरकारी स्कूल में हुई थी। उसने जूनियर कॉलेज ज्वाइन किया कोरतुला में, और इसके बाद यहीं उसका संपर्क हुआ आरएसयू से। अब दरअसल ये रेडिकल स्टूडेंट यूनियन आरएसयू जो है, आप जितने भी बड़े नक्सली दिखेंगे तामेश्वर, वो अगर तेलंगाना या आंध्रा से निकले हैं तो उनमें एक कॉमन बात आपको नजर आएगी कि वो सभी के सभी किसी वक्त में अपने शुरुआती दौर में रेडिकल स्टूडेंट यूनियन का हिस्सा रहे थे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आज हम जगदलपुर में खड़े हैं। गणेश उइके जो बीते दिनों उड़ीसा में मारा गया, वो इस रेडिकल स्टूडेंट यूनियन का विस्तार करने के लिए 80 के दशक में जगदलपुर आया था, और जगदलपुर में जो पीजी कॉलेज है वहाँ जाकर वो युवाओं को इसमें जोड़ने की कोशिश करता था। मनीष कुंजाम उस दौर में वहाँ के नेता थे, महेंद्र कर्मा उस वक्त के नेता थे, और मनीष कुंजाम इस बारे में बताते हैं कि जब एक दो बार उसने देखा कि ये लोगों युवाओं को भड़का रहा है, तो उसने मनीष कुंजाम ने गणेश उइके को जगदलपुर से भगा दिया। तो उस बीच का बहुत लंबी कहानी, कभी और उस बारे में और बात करेंगे। तो आरएसयू हर किसी में कौन फैक्टर है, तो बाद के वक्त में आरएसयू का करीमनगर डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज बनता है देवजी। इसके बाद वो सीधे सीधे तौर पर नक्सल संगठन का हिस्सा बन जाता है, और ये अंडरग्राउंड हो जाता है 19 लगभग 80 के आसपास। तो इसके बाद जो है 1982 में ये पीपुल्स वॉर ग्रुप ज्वाइन करता है, क्योंकि उस वक्त सीपीआई माओवादी पार्टी नहीं थी, पीपुल्स वॉर ग्रुप वहाँ काम करता था। इसके बाद ये मतलब 1984 के अप्रैल महीने में इसे गणपति यानी कि मुपल्ला लक्ष्मण राव, वो इसे 1984 में भेज देते हैं गढ़चिरौली। किसके साथ? संग्राम के साथ, जो दूसरा नाम अभी आएगा उस बारे में हम बात करेंगे। तो ये दोनों 1984 में जाते हैं गढ़चिरौली। और ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि नक्सली सीधे बस्तर में दाखिल नहीं हुए थे। नक्सली जिस दंडकारण्य की बात करते हैं उसमें बस्तर के साथ गढ़चिरौली का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है। तो नक्सलियों ने पहली बार तेलंगाना से निकलकर गढ़चिरौली में अपनी पैर जमाई, और गढ़चिरौली के रास्ते ये सारे नक्सली वापस फिर जो है बस्तर में दाखिल हुए। यही वजह है कि पहले इन दो बड़े नक्सलियों को भेजा जाता है कहाँ? गढ़चिरौली। गढ़चिरौली जाने के बाद ये सिरोंचा दलम का इंचार्ज बनता है। इसके बाद इसका कद लगातार बढ़ते जाता है, और 1995 में इसे एसजेडसी मेंबर बनाया जाता है। 2001 में पार्टी यानी नक्सलियों की पार्टी का एक कांग्रेस होता है, जिसे ये 9th कांग्रेस कहते हैं, और उसमें देवजी को पहली बार सेंट्रल कमेटी में शामिल किया जाता है, लेकिन उसके साथ ही इसे तुरंत सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का भी सदस्य बना दिया जाता है, यानी कि ये दोनों ही विंग का हिस्सा बन जाता है संगठन के। 2007 में एक बार फिर से एक यूनिटी कांग्रेस इनकी होती है, जिसमें उसे फिर से सीसीएम और सीएमसी इलेक्ट किया जाता है, यानी वो इस पद पे बरकरार रहता है। 2017 में जब गणपति को पद से हटाकर बसवराजू को नया महासचिव बनाना था, उस वक्त जो देवजी है उसे बसवराजू की जिम्मेदारी दी जाती है। उस वक्त बसवराजू सीएमसी यानी कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का प्रमुख हुआ करता था। तो 2017 में देवजी बनता है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का प्रमुख, यानी उसके बाद से जितने भी हमले हुए हैं उसके सीधे तौर पे अगर कोई जिम्मेदार है वो कौन है? देवजी है, क्योंकि अब उसके पास ही इनकी मिलिट्री जो विंग थी उसकी कमान थी। लेकिन जब वेणुगोपाल राव का सरेंडर होता है पिछले साल 2018 में अक्टूबर 2025 में, उसके बाद ये अभय के तौर पे लेटर भी जारी करने लगता है। तेलंगाना पुलिस ने हालांकि कहीं भी जिक्र नहीं किया है कि इसे महासचिव बना दिया गया था, क्योंकि ऑफिशियली ये महासचिव तो नहीं बन पाया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वेणुगोपाल के समर्पण के बाद, और क्योंकि बाकी कोई नक्सली ऐसा बचा नहीं था, तो इसे ही महासचिव की जिम्मेदारी भी दी गई थी, या इसने स्वतः ही ले ली होगी। तो ये कहानी है देवजी की। देवजी जो फिलहाल देश का सबसे बड़ा नक्सली था, लेकिन इसके साथ जिस मल्ला राजी रेड्डी ने समर्पण किया है, संग्राम दादा जिसे हम कहते थे, वो इससे भी मुझे महत्वपूर्ण लगता है। कारण क्या है कि आप ये समझिए, देवजी की उम्र थी 62 साल, संग्राम की उम्र है 76 साल। नक्सल संगठन का सबसे अधिक उम्रदराज अगर कोई अभी सदस्य होगा तो प्रशांत बोस और गणपति के बाद यही है। लगातार ही खबर आती थी, क्योंकि ये इंद्रावती टाइगर रिजर्व के इलाके में सक्रिय था, कि ये बहुत कमज़ोर हो गया है, बीमारियों से ग्रसित है, चल नहीं सकता है। लेकिन आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचता है,
वो तस्वीरें क्योंकि मुझे लगता है स्क्रीन पे भी चल रही होगी जब हम ये बातचीत कर रहे हैं, वो बड़ा फिट नज़र आता है। वो आराम से कुर्सी बैठा हुआ है, तो वो जो बातें थी कि ये चल नहीं सकता, बहुत कमज़ोर हो गया है, वैसा तो नहीं था, बीमार है वैसा तो नहीं था। अभी भी चलने-फिरने की स्थिति में है वो 76 साल की उम्र में भी। अब मल्लाराजी रेड्डी कौन है? इसे हम संग्राम के नाम पे जानते थे। ये पेड्डापल्ली जिले का रहने वाला है, यानी तेलंगाना का ही रहने वाला है। फिलहाल नक्सल संगठन में ये सीसी मेंबर था। लेकिन इसकी भी अगर शुरुआती शिक्षा की बात की जाए तो इसके पिता जो है वो किसान थे और माँ जो है वो हाउसवाइफ थी और इसका एक छोटा भाई भी है। इसकी शादी हुई 1975 में और इसके बाद इसने जो है 1982 में पीपुल्स वॉर ग्रुप को ज्वाइन किया। यानी पीपुल्स वॉर ग्रुप के गठन के साथ ही ये जो है उसके फाउंडर मेंबर का ही जैसा है ये। इसके बाद इसकी एक बेटी हुई, लेकिन इसकी बेटी भी नक्सल संगठन में ही रही और 1998 में इसकी बेटी एक एनकाउंटर के दौरान जो है वो मारी जाती है। हालांकि थोड़ा इसमें ये कंफ्यूजन लगता है कि 1982 में इसकी बेटी का जन्म हुआ और 1900 या फिर देखना पड़ेगा, थोड़ा एज वाला शायद कंफ्यूजन है। लेकिन इसकी बेटी की उम्र बहुत कम थी, 20-21 साल की उम्र में ही उसकी बेटी का जो है इनकाउंटर हो जाता है। हाँ, और नारायणपुर में उसकी बेटी जो है नारायणपुर में सक्रिय थी और वहाँ उसका इनकाउंटर हो जाता है। इसके बाद 2001 में इसकी पत्नी जो है इसने एक और शादी की मज्जी बिच्ची से, बीजापुर के मज्जी मिंडरी गांव की रहने वाली। इसके बारे में हमने अभी कुछ दिन पहले बात की थी कि उसकी मौत हुई है, बमुश्किल 15 से 20 दिन पहले उसकी मौत हुई है। तो इसके बाद ये है, इसके बारे में पुलिस ने बताया है कि 1971 में इसने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया और इसका ये भी आरएसयू का हिस्सा बन गया, वही रेडिकल स्टूडेंट यूनियन का। 1974 में इसने अलग अलग क्रांतिकारी जो इनके आंदोलन थे उसमें ये हिस्सा लेते रहा। 1976 में इसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन 1977 में ये वापस आ गया। अब ये वो दौर था, क्योंकि कभी इस बारे में भी बात करेंगे, ये दौर था इमरजेंसी का। इस दौर में बहुत सारे बड़े नक्सली जो है वो गिरफ्तार हुए। गणपति, इसके अलावा कटकम सुदर्शन और एक आरके और कुछ बड़े नक्सली थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। ये सारे केएस उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो भी नाम था उनका। तो ये सारे गिरफ्तार हुए और इन्होंने जेल में बैठकर ही जो आज जो हम पीपुल्स वॉर ग्रुप देखते हैं इसका स्ट्रक्चर तैयार किया था। इसकी बहुत अच्छी कहानी है, एक बहुत अच्छे पत्रकार है तेलंगाना के, वो मुझे एक बार ये कहानी बता रहे थे, कभी उस बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो 1980 में मल्लाराजी रेड्डी जो है उसे सीधे वो संगठन का हिस्सा बनता है। 1981 में वो डीवीसी प्रमोट होता है और इसके बाद ये चले जाता है गढ़चिरौली और सेम जगह। उसके बाद में ये फिर 1987 में इसे स्टेट कमेटी मेंबर बनाया जाता है और 1990 में ये सीसीएम बन जाता है। अब सोचिए कि 2001 में देवजी बना था सेंट्रल कमेटी का हिस्सा, लेकिन ये जो है संग्राम ये 1990 में ही सेंट्रल कमेटी का हिस्सा बन गया था। इसके बाद इसे नई जिम्मेदारी दी जाती है। 1995 में इसे महाराष्ट्र स्टेट कमेटी के सीसी में ये शामिल किया जाता है और इसके बाद 2001 में इसे रीजनल ब्यूरो वाज फॉर्म्ड इन द 9th कांग्रेस एंड ही वाज मेड इंचार्ज ऑफ साउथ वेस्ट रीजनल ब्यूरो। नक्सलियों ने एक और नया संगठन जो है या अपना एक नया आधार चित्र तैयार किया था जिसे वो साउथ वेस्ट रीजनल ब्यूरो कहते हैं, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के राज्य यानी कि भारत के साउथ के जो राज्य हैं वो शामिल थे और इसका उसे इंचार्ज बनाया गया। इसके बाद जब 2007 में फिर से एक इनकी बैठक होती है उसमें इसे पोलित ब्यूरो बना दिया जाता है। सोचिए वो तब 2007 में आने से 20 से 19 साल पहले जो है वो पोलित ब्यूरो तक पहुंच गया था, नक्सल संगठन के सबसे ऊंचे पद तक। लेकिन तभी वो जब केरल में एक बैठक ले रहा था नक्सल संगठन की, उसी वक्त वो गिरफ्तार हो जाता है। इसके बाद वो फिर से 2009 में रिलीज होता है, छूटता है जेल से। इसके बाद 2010 से 2016 तक वो इस बीच शायद उसके पास से पोलित ब्यूरो का जो जिम्मेदारी थी वो ले ली जाती क्योंकि वो जेल में था। क्योंकि पोलित ब्यूरो में मतलब मैं जितना समझता हूँ सिर्फ 7 सदस्य रह सकते हैं, ऐसे में उसके पास ही जिम्मेदारी ले ली जाती है। 2010 से 2016 के बीच वो छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर सेक्रेटरी के तौर पे काम करता है। इसके बाद 2017 में मोडेम बालकृष्ण मनोज जो बीते दिनों गरियाम में मारा गया वो इससे जिम्मेदारी ले लेता है और मल्लाराजी रेड्डी को जो है वहाँ एक गाइड
करने की जिम्मेदारी दी जाती है उड़ीसा स्टेट कमेटी की। इसके बाद ये जिम्मेदारी उसे लेता है गणेश उइके और वो वापस आ जाता है बस्तर, और उसके बाद से लगातार वो बस्तर में ही जो है DKSZC के अलग अलग इलाकों में जो है वो सक्रिय रहता है। तो यहाँ मुझे लगता है कि संग्राम भी काफ़ी महत्वपूर्ण नक्सली था, बहुत सीनियर नक्सली था। तो आज ये दो आधार जो हैं नक्सल संगठन के, ये दो आज मुख्यधारा में लौटे हैं। तीसरा नक्सली दामोदर जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दामोदर जिसे बड़े चुक्का राव के नाम से जाना जाता है, और इसकी उम्र बहुत कम थी, 47 साल का था। तो ऐसा माना जाता था कि आने वाली पीढ़ी का ये नक्सलियों का महासचिव हो सकता था। बहुत तेज, बहुत शार्प नक्सली से जो है माना जाता है। तो ये भी जो है तेलंगाना का ही रहने वाला है, मुलुगु जिले का रहने वाला है ये। इसकी भी पुलिस ने कुछ जानकारी दी है कि कब ये जुड़ा संगठन से, वही कहानी है 1996 में ये RSU का हिस्सा बना, और RSU के बाद 1998 में इसने सीधे सीधे नक्सल संगठन को ज्वाइन किया। इसके बाद ये अंडरग्राउंड हो गया। 1999 के बाद इसे अलग अलग इलाकों में ट्रांसफ़र किया गया। हालांकि इसकी खास बात यह है कि ये लगातार तेलंगाना और उसी इलाके में ही सक्रिय रहा, ये कभी बस्तर नहीं आया। लेकिन जब नक्सल संगठन में इसका कद बढ़ गया और ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया, तो इससे ये इसका जो ऑपरेटिंग एरिया था वो बस्तर ही था। तो ये बस्तर में रहकर ही तेलंगाना की कमान संभालता था, क्योंकि उसमें बहुत सुरक्षित इलाका था। इसकी कुछ तस्वीरें भी हैं। दरअसल कोमटपल्ली में एक बहुत महत्वपूर्ण नक्सलियों की सभा हुई थी, उसे हमारे मित्र मुकेश चंद्राकर और बाकी लोगों ने कवर किया था। उस वक्त ये कुछ तस्वीरें आई थी। ये दामोदर की ये तस्वीर दामोदर की तस्वीर है। ये तस्वीर देखिए, ये दामोदर आपको नज़र आएगा AK-47 लटकाए हुए एक बड़े स्मारक को, जो कि हरगोपाल अक्कीराजू का स्मारक है। ये तस्वीर जो है ये हमारे गणेश भैया नहीं, ये किसने ली थी, हमारे बीजापुर के जो साथी हैं रंजन भैया। ये रंजन भैया ने ये तस्वीर ली थी। बहुत अच्छी फोटोग्राफर हैं और बहुत ये शानदार तस्वीर है। ये हरगोपाल अक्कीराजू का स्मारक था। लगभग 40 से 42 फीट ऊंचा ये स्मारक था। साल 2024 में जब कोमटपल्ली के पास फोर्स पहुंची तो उसने इस स्मारक को ध्वस्त किया। तो फिलहाल देखिए AK-47 टांगे, ये दामोदर है जो उस स्मारक को सलामी देता नजर आ रहा है। ये तस्वीर मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमें देखना चाहिए। ये यहाँ बैठे हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान। ये फिलहाल देवजी है, बगल में संग्राम है, ये दामोदर है और ये नरसिम्हा रेड्डी है। तो ये चारों नक्सली जो फिलहाल ये मान सकते हैं कि नक्सल संगठन के स्तंभ थे, फिलहाल ये चारों नक्सली जो हैं ये अब सरेंडर कर चुके हैं। तो नक्सल संगठन के पास जो है वो रास्ते अब काफ़ी कम बचे हैं। तो फिलहाल तेलंगाना स्टेट कमेटी का इंचार्ज था दामोदर, वो भी वापस आ गया। तो अब तेलंगाना में एक वक्त ये समझिए आप कि पूरा नक्सल संगठन जो है वो तेलंगाना से ही चलता था। तेलंगाना के ही नक्सली जो हैं सारे बड़े नक्सली सेंट्रल कमेटी में जो थे वो तेलंगाना के ही थे। लेकिन देखिए आज दौर ऐसा आया कि वहाँ के नक्सली, आज स्थिति ये है कि बमुश्किल 11 नक्सली बचे हैं पूरे तेलंगाना में, और उसमें भी सिर्फ तेलंगाना की अगर बात करें तो एक एरिया कमेटी मेंबर और एक एरिया कमेटी सेक्रेटरी, बहुत छोटे कैडर जो हैं, 2-2 4-4 लाख की नामी कैडर जो है वो 2 लोग सिर्फ वहाँ सक्रिय हैं। बाकी जो नक्सली हैं वो तेलंगाना से बाहर सक्रिय हैं। तो तेलंगाना लगभग अब नक्सल मुक्त हो चुका है। जो एक और नाम है गगन्ना का, उस बारे में बात करना चाहिए। वो बस्तर में रहते हुए जो नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 जो है तो उसको ये देखता था। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण नक्सली इसलिए माना जाता है क्योंकि जब ये बस्तर में दाखिल हुआ, इसे पहले 2005 में आंध्र उड़ीसा बॉर्डर भेजा गया। इसके बाद इसे 2008 में स्टेट कमेटी मेंबर बनाया गया। 2010 में ये गिरफ्तार हुआ और 2014 में इसे जेल से रिहा किया गया। 3 महीने बाद इसकी अक्कीराजू हरगोपाल से मुलाकात हुई, जो उस वक्त CC मेंबर थे, जिसका भी मैं स्मारक आपको दिखा रहा था। उसकी मुलाकात होती है अक्कीराजू हरगोपाल से और इसके बाद ये फिर से नक्सल संगठन ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद इसे आंध्र उड़ीसा बॉर्डर जो इलाका है वहाँ भेजा जाता है। 2020 में इसे DKSZC इलाके में भेजा जाता है और यहाँ आने के बाद ये
बटालियन के एडवाइज़र का काम करता है। जिसमें हिड़मा बटालियन नंबर एक बटालियन एक हिड़मा जिसे लीड करता था, उसके ये एडवाइज़र काम करता है, यानी कि वो बटालियन क्या करेगी, कैसे काम करेगी, इसकी जिम्मेदारी थी, इसकी बताने की जिम्मेदारी जो है वो थी इसके पास, नरसिम्हा रेड्डी के पास। और इसके बाद जो है फिर ये 2025 में वापस तेलंगाना जाता है और वहाँ स्टेट कमेटी मेंबर के तौर पे काम करने लगता है, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं था। और आज ये चारों जो है ये सरेंडर करते हैं। इसके बाद पुलिस ने ये भी बताया है कि इन पे इनाम कितना था, हालांकि ये थोड़ा चौंकाने वाला है। लगभग जितने भी मीडिया संस्थान हैं उन्होंने ये बताया कि थिपरी तिरुपति पर पूरे देश में लगभग 6 करोड़ का इनाम घोषित था। छत्तीसगढ़ में मेरे ख्याल से 1 करोड़ का इनाम है, महाराष्ट्र 1 करोड़, उड़ीसा और बाकी राज्यों को मिला के। लेकिन आप जिस राज्य में समर्पण करते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ वहीं की वो इनाम की राशि मिलती है, तो आ, इस एक पुलिस ब्यूरो के तौर पे उन्हें 25 लाख रुपए तेलंगाना सरकार देगी। कम राशि है, मतलब जो 6 करोड़ जैसा कुछ नहीं मिलेगा उनको, उसे मिलेगी 25 लाख की राशि आगे गुजर बसर करने के लिए। लेकिन जो उसकी मंशा है उस बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि जब वो मीडिया से बात कर रहा था तो उसने बताया कि वो आने वाले समय में पॉलिटिक्स में जाएगा और पॉलिटिक्स में जाकर वो जनता के लिए जो अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कहता है, कानूनी लड़ाई जो है जनता के लिए कानून के दायरे पे आके लड़ेगा। वो दरअसल तेलुगु में थोड़ा सा वो ट्रांसलेट करने में दिक्कत जा रहा है, कानून के दायरे में रहते हुए वो इस लड़ाई को जारी रखेगा, वो ये कह रहा है। कल हमने अपनी वीडियो में इसी बात को उठाया था कि आज जब आपको ऐसा लगता है कि आप लोकतांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को जारी रख सकते हो, तो ये बात आपने कुछ महीने पहले क्यों नहीं सोची? अगर आपने ये बात सोची होती तो आज शायद हिड़मा, प्रभाकर, बाकी और नक्सली, गणेश हुई के ऐसे नक्सली जो है, या 100 और अन्य नक्सली जो है छोटे बड़े कैडर के, ये लोग जिंदा होते। तो फिलहाल क्योंकि अब वो सभी गए हैं और ये बात बहुत तय थी पहले से, वहाँ इनके लिए राजनीतिक रास्ते हमेशा खुले हुए हैं। बस्तर में या छत्तीसगढ़ में इस तरह की हालत कम है कि यहाँ कोई नक्सली चुनाव जीत जाए, लेकिन तेलंगाना में कई नक्सली ऐसे हैं चुनाव जीते हैं, जो चुनाव जीते भी हैं और जो सक्रिय राजनीति में हैं। सीतक्का तो खैर मंत्री भी है, लेकिन इस बार हम ऐसा मानते हैं कि लगभग 10 ऐसे नक्सली होंगे जो सीधे तौर पे चुनाव लड़ेंगे और उनमें से कई के जीतने की संभावना भी है। नॉर्थ तेलंगाना में इनके लिए काफ़ी अच्छा माहौल होता है। अब इसके बाद पुलिस ने एक और आंकड़ा दिया है। पुलिस ने बताया है कि बीते दिनों कितने जो नक्सली हैं उन्होंने सरेंडर किया है। तो ये जो है इन्होंने एक डाटा दिया है कि कितने नक्सली कम हुए समय के साथ। तो ये डाटा के बारे में बात करनी चाहिए। ये डाटा अगर हम देखें तो 2023 में कुल सीसी मेंबर थे 11 जो तेलंगाना से निकले हुए थे। 2024 में भी 11 रहे, 2025 में इनकी संख्या 5 हो गई, 2026 में 2 हो गए। अब 2 कौन बचे हैं? इसमें एक नाम है गणपति का। गणपति बहुत ही महत्वपूर्ण नक्सली, और मुझे लगता है ये तस्वीर संजू दिखाना, ये है, देखिए ये वो बाकी नक्सली हैं जो फिलहाल सक्रिय हैं। सबसे ऊपर नाम गणपति का, सबसे सीनियर नक्सली, और फिलहाल ये अंडरग्राउंड है और ऐसा माना जाता है कि ये अब सक्रिय नहीं है। ये दोनों देवजी और संग्राम ने सरेंडर कर दिया। चौथा एक नाम है पुसूनुरी नरहरी का। तेलंगाना सरकार ने इसे सीसी मेंबर बताया है, लेकिन बस्तर पुलिस ये कहती है कि हमारे पास पुसूनुरी नरहरी को लेकर कोई भी खास जानकारी नहीं है। तो एक ये थोड़ा सा बहुत अपने आप को अभी तक छुपा के रखने वाला नक्सली है, जो ऐसा माना जाता है कि माफी चाहता हूँ, सीसी बन चुका है, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी फिलहाल नहीं है। इसके अलावा और कुछ नक्सली हैं जो फिलहाल सक्रिय हैं नक्सल संगठन में। प्रभाकर इसमें से मारा गया, बड़े चोक्का राव ने सरेंडर कर दिया। तो अब लगभग 11 नक्सली हैं कुल मिला के वहाँ बचे हैं, लेकिन उसमें से नहीं, ये तेलंगाना से आए हुए हैं, लेकिन ये तेलंगाना में नहीं है, ये लोग अलग अलग हिस्सों में हैं। जैसे पुसुनरी नरहरी जो है वो झारखंड के इलाके में सक्रिय है। गणपति ऐसा माना जाता है कि वो नेपाल में है अपनी पत्नी के साथ। वो बहुत दिनों से असक्रिय था और वहाँ क्योंकि अब उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है तो वो उस इलाके में ही छुपा हुआ है, ऐसा माना जाता है, अंडरग्राउंड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए 31 जनवरी 2026 की डेडलाइन जो है, अगर झारखंड के नक्सलियों को आप छोड़ दें तो गणपति के शायद आने से ऐसा होगा कि ये बोला जाएगा कि हाँ अब नक्सल संगठन जो है वो खत्म हो गया।
हालांकि अभी पापाराव जैसे कुछ नक्सली हैं, केसा है अपने यहाँ, लगभग 100 के आसपास उनके पास लड़ाके हैं बटालियन के। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि अब ये आखिर क्या करेंगे, क्योंकि इनके लिए निर्देश देने वाला सबसे बड़ा नक्सली जो है वो तो फिलहाल मुखिया चले गया है। तो अब इनके पास बहुत ज़्यादा रास्ते बचते नहीं है। लेकिन हाँ, ये नक्सली जो है बहुत मोटिवेटेड है, खासतौर पे पापाराव बहुत पुराना सीनियर नक्सल कैडर है। भले ही वो एसजेडसी मेंबर है, लेकिन उसकी पकड़ बहुत ज़्यादा है इस इलाके में। केसा के पास एक बड़ी टीम है। ऐसे में अभी भी पुलिस के लिए सरदर्द है। आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि 50 नक्सली और हैं पुलिस के पास, तेलंगाना पुलिस के पास, जब वो कल परसों उन्हें शो करेंगे तो हो सकता है इनमें से कोई एक बड़ा नाम हो। अगर पापाराव या केसा में कोई एक नाम होगा तो आप ये मान के चलिए कि अब नक्सल संगठन आधिकारिक तौर पे पूरी तरह से खत्म हो गया, खासतौर पे डीकेएसजेडसी में। तो संजय भी अब बता रहे थे कि जो तेलंगाना में जो सरेंडर हुआ है, उनकी जानकारी जो पुलिस ने साझा की है, कौन कौन से नक्सली हैं, उसको लेकर जानकारी दे रहे थे।